तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुओ फेंग ने अपने वेपन को नबीनी के अंदर घुसा दिया था, जहां पर हमें नबीनी को दिखाया जाता है जिसको इसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ पड़ रही होती है। वहीं पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि नबीनी की तारीफ करता है और इसके बाद वो कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे बर्फ के पावर की वजह से मेरे माइंड पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। तभी हमें नबीनी को दिखाया जाता है जो कि आखिरी कोशिश करता है और वो अपने बर्फ का यूज करके उस पर अटैक करने वाला होता है। लुओ फेंग नबीनी से कहता है कि अब तुम्हें हार मान जानी चाहिए और इसके बाद वो अपने कॉपर एसेंस का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और नबीनी को मार देता है। और इसके बाद वो कहता है कि अब गेम ओवर हो चुका है और इसके बाद लुओ फेंग वहां से चला जाता है, जहां पर हमें नबीनी की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। वहीं पर हमें प्रिंसेस और उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे, जहां पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि उठापटक करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद वो कहती है कि जो नबीनी है वो यहाँ पर हार चुका है, अब उसे दोबारा से जाकर रिकार्नेशन बैटल में फाइट करना होगा। हो सकता है कि इसकी वजह से उसको दोबारा से सीट मिल जाए। वहीं पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसको बोट के ऊपर कुछ दिखाई देता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के पास में आ चुका था, जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग के जीत की वजह से काफी ज्यादा खुश था। वहीं पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर विंडो को खोल लेता है और इसके बाद वो बताता है कि तुम्हारा जो अगला फाइट होने वाला है वो रोंगजुन के साथ में होने वाला है। और इसके बाद वो बताता है कि सच मानो जब मैंने रोंगजुन के साथ में फाइट किया था तो मुझे पता चला कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि बड़े ब्रदर ने बिल्कुल सही बोला, रोंगजुन काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने उसके साथ में फाइट किया था और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें काफी आसानी के साथ में हरा सकता है, तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। वहीं पर हमें एल्डर वू को दिखाया जाता है जो कि वहां पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि लुओ फेंग का उसके सामने टिक पाने का जो चांस है वो 55% के आसपास है। तभी बबाता उसके पास में आती है और इसके बाद वो उसको शांत हो जाने को बोलती है। और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहती है कि लुओ फेंग, मैंने यहाँ पर रोंगजुन के डेटा को कलेक्ट किया है, तुम इसका यूज करके काफी आसानी के साथ में वहाँ पर फायदा उठा सकते हो। वहीं पर इस बात के बारे में पूरे जगह पर अनाउंस कर दिया जाता है कि अगला जो फाइट होने वाला है वो रोंगजुन और लुओ फेंग के बीच में होने वाली है। और इसके बाद हमें लुओ फेंग के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ये जो बंदा है वो अभी तक एक भी फाइट नहीं आ रहा है और ये काफी ज्यादा क्रूअल है क्योंकि ये अपने सामने आने वाले सारे बंदों को काफी आसानी के साथ में हरा देता है। और इसके बाद हमें रोंगजुन के बारे में बताया जाता है और बताया जाता है कि ये बंदा मॉन्स्टर है जो कि अपने सामने आने वाले सारे बंदों को काफी आसानी के साथ में मार दे रहा था। अब इसकी वजह से सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि वो सभी काफी ज्यादा लंबे समय से इसी का इंतजार कर रहे थे और सारे बंदे सिर्फ लुओ फेंग का नाम ले रहे होते हैं और उसके जय जयकार कर रहे होते हैं। अगले सीन में हमें लुओ फेंग के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि बेट लगाने को तैयार था पर उसको काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सर्वेंट आगे बढ़ती है और इसके बाद वो पूछती है कि बॉस आखिर तुम्हें क्या हुआ, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जो रोंगजुन है वो काफी ज्यादा पावरफुल है जिसके सामने लुओ फेंग का टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डर लग रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा है कि आखिर मुझे किस पर बेट लगाना चाहिए। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर खड़ा था। तभी हमें रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ चुका था और इसके बाद वो लुओ फेंग के पास में आता है और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा कुत्ते की मौत मारने वाला हूँ और लास्ट में मैं खुद ही को मार लूंगा क्योंकि मैं रिकार्नेशन बैटल के अंदर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर जाकर सारे बंदों के साथ में फाइट करना चाहता हूँ ताकि मेरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। और इसके बाद वो लुओ फेंग से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे सामने थोड़ी देर टिक जाओ। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। तभी फाइट स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि अरीना के अंदर आ चुके थे। वहीं पर हमें बबाता और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देख रहे होते हैं और वो सभी लुओ फेंग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। साथ ही हमें बाकी बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि अपने नजरों को स्क्रीन पर गिरा कर रखे होते हैं। वहीं पर हमें लुओ फेंग और रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। जहाँ पर हमें गानवू यूनिवर्स के बंदे को दिखाया जाता है जो कि इस फाइट को स्टार्ट कर देता है। लुओ फेंग आगे बढ़ता है और इसके बाद वो रोंगजुन पर अटैक कर देता है। रोंगजुन भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों काफी तेजी के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें रोंगजुन को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग पर भारी पड़ रहा था जिसकी वजह से लिसन काफी ज्यादा परेशान
परेशान हो चुका था। तभी लुओ फेंग अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और रोंगजुंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो रोंगजुंग पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था, पर अभी भी जो रोंगजुंग होता है वो लुओ फेंग पर भारी पड़ रहा था। लुओ फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो रोंगजुंग को हरा सके, पर हमें रोंगजुंग को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग पर काफी भारी पड़ रहा था और वो लुओ फेंग को पीछे हटा रहा था। लुओ फेंग अपने नाइफ का यूज करके उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था। तभी लुओ फेंग एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर रोंगजुंग उसके अटैक से बच चुका था, पर इसकी वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। रोंगजुंग कहता है कि मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। वहीं पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शायद से एआई होती है, जो कि कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी लुओ फेंग इसके सामने हार जाएगा। उसको बहुत ही जल्दी अपने पावर को बढ़ाना होगा या फिर यहाँ पर कुछ करना होगा। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपने वेपन के साथ में कुछ करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने मेंटल पावर को अपने वेपन के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने वेपन को 2 वेपन में बदल लेता है, जो देखकर रोंगजुंग काफी हैरान हो चुका था। एल्डर वू भी काफी हैरान हो चुके थे और वो कहते हैं कि लुओ फेंग अभी अपने कल्टीवेशन के 7th स्टार पर मौजूद है, तो आखिर वो अपने वेपन को 2 वेपन में कैसे बदल सकता है। बबाता उसको बताती है कि जो वर्चुअल यूनिवर्स है उसके अंदर लुओ फेंग की जो पावर है वो उसके कल्टीवेशन के 9th लेवल पर जा चुकी है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लुओ फेंग इसी का फायदा उठा रहा है और वो काफी आसानी के साथ में अपने वेपन को 2 वेपन में बदल लिया है। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें रोंगजुंग को दिखाया जाता है जो कि उसके अटैक से बच चुका था। तभी लुओ फेंग अपने नाइफ को काफी सारे नाइफ के अंदर बदल लेता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रोंगजुंग को उन सभी से बचने में काफी ज्यादा दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। लुओ फेंग इसका फायदा उठाता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही वो अपने नाइफ के साथ में भी उस पर अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से रोंगजुंग को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, पर वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल था और काफी ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में उसके सारे अटैक से बच रहा था। पर कुछ अटैक भी होते हैं जो कि रोंगजुंग को लग जाते हैं, जिसकी वजह से रोंगजुंग की हालत काफी खराब हो चुकी थी। तभी लुओ फेंग अपने सारे नाइफ्स का यूज करके उस पर अटैक करने वाला था और वो सामने भी आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी रोंगजुंग अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके प्रेशर की वजह से लुओ फेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और आसपास की चीजें भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। रोंगजुंग अपने पावर का यूज करके लुओ फेंग को सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है, पर लुओ फेंग हार नहीं मानता और दोबारा से अपने नाइफ्स का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से रोंगजुंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी रोंगजुंग अपने टाइम और स्पेस के पावर का यूज करता है और वो अपने डबल गैंगर को बना लेता है और लुओ फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो आगे बढ़ता है और लुओ फेंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी दूर जा चुका था। अब इसकी वजह से उसके ब्रदर काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लुओ फेंग इसकी वजह से काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहने लगता है कि ये जो टेक्निक है वो बिल्कुल गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के टेक्निक के जैसा है, जिसमें गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर अपने टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी को डबल बना सकता है। वहीं पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि लगातार लुओ फेंग पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लुओ फेंग को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था और वो बार बार उन पर अटैक कर रहा होता है। तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में लुओ फेंग पर अटैक कर देते हैं, पर जो लुओ फेंग होता है वो गोल्डन हॉर्न मॉन्स्टर के क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसका भी क्लोन बन चुका था। अब इसकी वजह से जो प्रिंसेस होती है और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और हमें उसके ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। वहीं पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि साथ में मिलकर उनके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी लुओ फेंग अपने क्लोन के साथ में मिलकर एक रोंगजुंग पर अटैक करने वाला होता है, जहां पर हमें दूसरे रोंगजुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड का यूज करके लुओ फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और लुओ फेंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग काफी ज्यादा दूर जा चुका था। वो दोनों साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो लुओ फेंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लुओ फेंग अपने सोरिंग शटर का यूज करके उसके अटैक को रोक रहा था, तभी वो दोनों अपने स्वॉर्ड का यूज करके लुओ फेंग पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से लुओ फेंग की बॉडी गायब हो चुकी थी और हमें पता चलता है कि वो उसका क्लोन होता है। तभी लुओ फेंग काफी सारे पिलर्स का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों उसके अंदर दब चुके थे। लुओ फेंग अपने नाइफ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर तब तक वो दोनों उनसे बाहर आ चुके थे और वो उसके अटैक
से बच चुके थे। तभी लुओ फेंग अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है। साथ ही हमें रोंगजुंग को दिखाया जाता है और वो भी अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैल जाती है। आसपास की जो भी जगह होते हैं वो सभी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। लुओ फेंग की इसकी वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो हारना स्टार्ट कर देता है, पर वो हार नहीं मानता और वो दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी हो चुका था। तभी हमें रोंगजुंग को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग से कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर थक चुके हो। लुओ फेंग कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी रोंगजुंग काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। लुओ फेंग भी अपने थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट भी हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आसपास की जगह भी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करके आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों स्टिल खड़े होते हैं। साढ़े बंदे का जो जान होता है उनके हलक में अटक जाती है और वो सभी सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, आखिर कौन जीता है, और वो सभी अपने नजरों को स्क्रीन पर गिरा कर रखे होते हैं। तभी हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिर जाता है। रोंगजुंग आगे बढ़ता है और उसे संभाल लेता है। प्रिंसेस और उसके ग्रैंडफादर तो इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश थे, पर हमें लुओ फेंग के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। लुओ फेंग के जो भी सपोर्टर्स थे वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और काफी ज्यादा उदास हो चुके थे। उसके फैमिली मेंबर भी काफी ज्यादा उदास हो चुके थे, जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि लुओ फेंग उसके सामने टिक गया। यही बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि उसके सामने टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। वहीं पर हमें रोंगजुंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब मुझे रिकार्नेशन बैटल के अंदर जाने का कोई भी मन नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दी है, जिसकी वजह से मैं संतुष्ट हो चुका हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में तुम मुझे और भी काफी ज्यादा सरप्राइज करोगे। वहीं पर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कि रोंगजुंग के जीतने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें पीछे एक बंदी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि लुओ फेंग और जो रोंगजुंग है वह मेरे काबिल हो चुके हैं कि वो मेरे साथ में फाइट कर सके और मुझे कुछ देर तक रोक सके। वहीं पर हमें गानवी यूनिवर्स के बंदे को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि जो रोंगजुंग है वो फाइनलिस्ट बन चुका है और वो लुओ फेंग के बारे में बताता है जो कि रिकार्नेशन बैटल के अंदर जाने वाला है। और वो बताता है कि भले ये हार चुका है पर ये आने वाले समय में काफी ज्यादा भौकाल मचाने वाला है। तो अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स से बाहर आ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जो रोंगजुंग था वो एक फाइटर था, जिसकी वजह से मुझे उसके साथ में क्लोज रेंज में फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। साथ ही उसकी जो स्पीड थी मुझसे काफी ज्यादा थी, तो मुझे अपने स्पीड पर काम करना होगा, साथ ही क्लोज रेंज फाइट में भी काम करना होगा। तभी जूजिंग वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि नैन मटका करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसके दोनों ब्रदर भी वहाँ पर आ चुके थे, जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि लुओ फेंग से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास में चांस है, तुम रिकार्नेशन बैटल के अंदर जाकर दोबारा से सीट को पा सकते हो। तो नेक्स्ट सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने रिंग के अंदर आ चुका था, जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा किया है पर तुम यहाँ पर कुछ चीजों में मात खा गए थे। और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें अपने स्पीड को बढ़ाना चाहिए और वो लुओ फेंग को बताती है कि तुम्हारा जो सोडिंग शटर था मैंने उसको अपग्रेड कर दिया है, वो अब लेवल 5 का एक वेपन बन चुका है। और वो लुओ फेंग से कहती है कि तुम्हें इसे टेस्ट करना चाहिए और इसके जो भी तुम फॉर्म के बारे में जानते हो तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि सोडिंग शटर के अलग अलग रूप को बनाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि सच में इसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बबाता उसको बताती है कि अगर तुम इसका यूज करके उड़ते हो तो इसकी वजह से तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ ही इसकी अटैकिंग पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके बाद वो सारे सीनियर्स को वहाँ पर निकाल लेती है। लुओ फेंग उससे पूछता है कि आखिर अब मुझे किसके साथ में फाइट करना है। बबाता उसको बताती है कि तुमको अब वासुका के साथ में फाइट करना है और इसके बाद वो वासुका के बारे में बताना स्टार्ट कर देती है और वो बताती है कि जो वासुका है वो एक तरीके से डीमन है, जो सुनकर वो काफी हैरान हो चुका था। और इसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये क्या होते हैं, जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि जो डीमंस होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बीस्ट की तरह होती है पर उसके जो माइंड होते हैं वो ह्यूमन की तरह होते हैं। और इसके बाद वो बताती है कि जो वासुका है वो काफी ज्यादा निम्न स्तर के डीमन के अंदर आता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े डीमन थे वो सभी उनको काफी ज्यादा दबा कर रखते थे, जिसकी वजह से जो वासुका था और जो छोटे छोटे डीमंस थे उन्होंने मिलकर वहाँ पर बगावत कर दी और उन्होंने एक चीज को चुरा लिया। गाइस इसके नाम के बारे में भूल चुका हूँ, शायद से किसी तरीके का मेटल था और उन्होंने वहाँ पर वॉर को स्टार्ट कर दिया। ये
वॉर काफी ज्यादा लंबा चला, पर जो वासुका के टीम मेंबर्स थे उन्होंने इस फाइट को जीत लिया था। तभी वहाँ पर हमारे मास्टर भी जा चुके थे, जिन्होंने वासुका को अपने साथ में रिक्रूट कर लिया। और इसके बाद वो बताती है कि वासुका के पास में जो पावर है वो एक तरीके से फाइटिंग पावर है। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम इसके साथ में फाइट करके इसको हरा देते हो तो तुम्हारा रिकार्नेशन बैटल के अंदर जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसके बाद वो कहती है कि मैं इसके क्लोन को बनाने के लिए रेडी हूँ और इसके पावर को तुम्हारे पावर के बराबर में मैच कर दूंगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो क्लोन को एक्टिवेट कर देती है, जहाँ पर हमें क्लोन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावनी हंसी हंसता है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस आप सभी ने कमेंट करके मुझे काफी ज्यादा बोला था, जिसकी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बस मुझे आप सभी की थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए। और रहा इसके नोवेल का एक्सप्लेनेशन, मैं भी उसको स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि मैं इसके नोवेल को भी एक्सप्लेन करके अपलोड करूंगा। तो आप सभी का इसके बारे में क्या कहना है, आप सभी कमेंट करके मुझे बताना। क्या मुझे इसके नोवेल को एक्सप्लेन करना चाहिए? अगर आप सभी कमेंट करके बताते हो तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी इसके नोवेल के एक्सप्लेनेशन को भी अपलोड कर दूंगा। और रहा थ्रोन ऑफ स्टील के नोवेल का एक्सप्लेनेशन, तो गाइस वो शाम तक आ जाएगा, आप सभी वेट करो।